Hello guys, welcome back to Legal Studies. In today's video, we are going to study about beginning of अदालत सिस्टम कि किस तरीके से कोर्ट सिस्टम एक्चुअल में इंडिया के अंदर आया था। तो सुनो, कोई भी अगर तुम टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम एक स्टोरी लाइन के थ्रू इसको पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाता है तुम्हारे लिए वो चीज याद रखना। एक दिमाग में तुम्हारे मेमोरी रहता है कि हाँ, एक स्टोरी लाइन में इस तरीके से चीजें होती है, इट विल बी वेरी इजी टू राइट आंसर्स। अब सुनो, हुआ क्या था 1756 के अंदर। जो नवाब सिराजुद्दौला थे, ये क्या थे, रूलर ऑफ बंगाल थे, और इन्होंने क्या करा, इनको फियर था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, उसकी पावर जो है बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। तो इन्होंने क्या करा, रूलर ऑफ बंगाल ने क्या करा, अटैक कर दिया एंड कंट्रोल कर लिया कलकत्ता को। बिकॉज सेम चीज उनको फियर था, ग्रोइंग पावर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो ये सब चीज देखते हुए ब्रिटिश भी नल्ला तो नहीं बैठने वाला, उनको भी ऐसे गिव अप करने की आदत नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, मिलिट्री फोर्स भेजी, कहाँ से, मद्रास से, और इसको लाइट किसने करा था, रॉबर्ट क्लाइव ने। और इन्होंने रिकैप्चर करा किसको, कलकत्ता को, इन 1757 के अंदर। इसी तरीके से जो बैटल ऑफ प्लासी है वो टुक प्लेस हुई। अब इसके अंदर दो बैटल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग बैटल ऑफ प्लासी, दूसरी बैटल है बैटल ऑफ बुक्सार, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ब्रिटिश ने क्या करा, डिफीट कर दिया नवाब को। अब ब्रिटिश ने जब डिफीट करा नवाब को, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश क्या करेगा, कंट्रोल करेगा बंगाल के ऊपर। ऑब्वियस है ना कि नवाब डिफीट हो गए, सिराजुद्दौला हट गए, अब तो बंगाल को कौन कंट्रोल करेगा, कंपनी करेगी। बट ब्रिटिश ने ये नहीं करा। ब्रिटिश ने जो है इमीडिएटली बंगाल के ऊपर कंट्रोल नहीं करा, उन्होंने बंगाल को कंट्रोल करा इनडायरेक्टली। लाइक डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे वो, इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे। उन्होंने खुद के चूजन नवाब वहां पे इलेक्ट कर, मतलब अपॉइंट करे। फर्स्ट जो थे वो मीर जफर थे। अब तुम्हें मीर जफर के बारे में एक बात बताती हूँ। मीर जफर क्या थे, इन्होंने, मीर जफर ने और रॉबर्ट क्लाइव ने एक कॉन्स्पिरेसी रची थी साथ में, जो वहां के नवाब थे उनको हटाने के लिए। तो इनका भी हाथ था, जिसकी वजह से ये बैटल जीती गई थी। देन उसके बाद मीर कसिम को अपॉइंट करा गया, देन अगेन मीर जफर को करा गया। तो वहां पे नवाबशिप का भी एक पर्टिकुलर ये नहीं था कि एक ही नवाब रह रहा था, कभी हटा रहे थे कभी लगा रहे थे। तो बेसिकली ये जो थे ना, ये एक तरीके से फिगर हेड थे, कि जैसे कि वो बस बैठे हैं वहां चेयर पे, वो एक्चुअल में रूल नहीं कर रहे, वो कर वही रहे जो कंपनी उनको कह रही है। तो जो कंपनी है वो बेसिकली डोमिनेट कर रही थी गवर्नेंस, वाइल मतलब जो लोकल अथॉरिटी है उनके इल्यूजन में ये था कि हाँ भाई, नवाब एक्चुअल में रूल कर रहे हैं। बट एक्चुअल में नवाब रूल नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में जो है कंपनी रूल कर रही थी। तो मेन क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि मैम, कंपनी रूल कर रही थी तो फिर ये डायरेक्टली क्यों नहीं करा, जीता भी तो था उन्होंने। तो मैं बताती हूँ क्यों नहीं करा। क्योंकि कंपनी जो है वो फॉर्मली कंट्रोल नहीं कर रही थी बंगाल को, दो रीजन की वजह से मेनली। क्या, एक तो पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस। अब देखो पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस किस तरीके से, पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस काहे का, ब्रिटिश का। ब्रिटिश के अंदर एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। वो ये कहता है कि जो अगर कोई भी सॉवरेनिटी है, किसी भी टेरिटरी के ऊपर सॉवरेनिटी, यानी किसी भी टेरिटरी के ऊपर अगर आप कंट्रोल लेते हो ना, तो वो कंट्रोल जो है कोई कंपनी डायरेक्टली नहीं ले सकती है, वो या तो क्राउन ले सकता है, किंग ले सकता है। तो वो उनकी अथॉरिटी होगी फॉर हिमसेल्फ टू कंट्रोल। मतलब तो वहां पे क्या है, पार्लियामेंट खुद का इंटरफेरेंस करेगी कि हाँ भाई, क्राउन के कंट्रोल में तुम कैसे चला रहे हो, कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं ओन कर सकती ऐसे उस टाइम पे। तो फॉर्मल कंट्रोल जो है वो कंपनी के अफेयर्स को पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के अंदर लाते। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन हो गया इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। अगर वो डायरेक्टली कंट्रोल कर लेते और एकदम फॉर्मली उसके ऊपर बंगाल के ऊपर कंट्रोल करते, तो ये प्रोवोक करता है क्या, जेलसी और इंटरवेंशन। किसके अंदर, यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के, लाइक जो उस टाइम के अंदर यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थी, लाइक फ्रांस एंड पोर्तुगल, तो उनके अंदर जेलसी और इंटरवेंशन होता। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जो ब्रिटिश है उसने क्या करा, इनडायरेक्ट कंट्रोल करा थ्रू नवाब्स। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें एक और बताया था, बैटल ऑफ बुक्सार। तो बैटल ऑफ बुक्सार क्या है, ये हुई थी 1765 के अंदर। बैटल ऑफ बुक्सार के अंदर जो मुगल एम्परर शाह आलम थे, उन्होंने क्या करा, ग्रांट करा दीवानी राइट्स जो है वो किसके, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये दीवानी राइट्स क्या होते हैं, दीवानी राइट्स बेसिकली होते हैं कि कलेक्ट, मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, स्पेशली जो लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस होते हैं, मैनेज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट करना और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो चीज करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास जो है एक लीगल अथॉरिटी आ गई, किस चीज की, कि वो कलेक्ट कर सकते हैं टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू, सिविल जस्टिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं, और मतलब कंट्रोल कर सकते हैं जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स है रीजन के। तो इन सब चलते मतलब दे तो दिया, बट एम्परर को क्या मिला। तो कंपनी ऑल्सो एग्री हुई कि वो जो है 26 लाख रुपीज जो है एनुअली किसको देगी, एम्परर को, शाह आलम को। और कैप्ट करेगी जो भी सरप्लस, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको जो है कंपनी खुद के पास रखेगी, और 26 लाख रुपीज जो है एम्परर को देगी। ये एक फॉर्मल जो चीज है ना, कंपनी को एक फॉर्मल रूल करने का ग्रांट मिल गया था। तो बेसिकली क्या हुआ, डी जूरी अथॉरिटी मिल गई कंपनी को, जो कि उनकी डी फैक्टो पावर को मैच करती थी। अब ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिख कर आना एग्जाम में, इनका मतलब मैं बताती हूँ कि क्या होता है। देखो डी फैक्टो क्या होता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है,
इनफैक्ट मतलब रियलिटी और एक्चुअल हैपनिंग क्या है, एग्जाम्पल से समझो कि रियलिटी के अंदर एक्चुअल हैपनिंग में क्या हो रहा था कि कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद खुद ही कंट्रोल ले लिया था, सारी चीजें वही कर रही थी, बट लीडरशिप किसकी थी, फिगर हेड कौन था, नवाब से। और डी जूरो का मतलब क्या होता है कि लॉ क्या कहता है, तो बेसिकली लॉ क्या कह रहा है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन क्या है, तो बाय लॉ जो चीजें होती है ना वो। अब क्या हुआ कि शाह आलम ने ग्रांट कर दिया दीवानी राइट्स, तो बेसिकली क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स वाइज एंड बाय लॉ भी जो है, जो राइट्स है वो किसको मिल गए, कंपनी को मिल गए। तो डी फैक्टो मतलब हकीकत में क्या था, और डी जूरो मतलब कि लॉ क्या कह रहा है। तो अब जब उसको दीवानी राइट्स ऑफिशियली मिले ना, तो वो उसकी डी फैक्टो पावर से मैच हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि दीवानी होता क्या है। अब देखो, मुगल सिस्टम जो था ना, उस टाइम पे दो चीजें चलती थी, एक तो नवाब होते थे और एक दीवान होते थे। नवाब क्या करते थे, मिलिट्री एंड क्रिमिनल जस्टिस को कंट्रोल करते थे, और दीवान जो होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे फाइनेंसिस एंड टैक्स कलेक्शन एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये सिस्टम जो है इसलिए डिजाइन करा गया था कि एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे। नवाब के पास जो होता था वो फोर्स होती थी, मनी नहीं होता था, और दीवान के पास मनी होता था, फोर्स नहीं होती थी। तो 1700 तक तो ये सिस्टम सही चला। उसके बाद ये सिस्टम जो है खराब होने लगा। नवाब जो है काफी ज्यादा पावरफुल बन गए और बेसिकली हर चीज वही कंट्रोल करने लग गए, मनी और फोर्स दोनों को। और दीवान जो है एक फॉर्मेलिटी रह गया। 1765 के अंदर जो है दीवानी राइट्स कंपनी को दिए गए। अब ध्यान रखना कि ये एक्चुअल में एक ब्रिटिश सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया था। इसके अंदर वैसे मैंने तुम्हें बताया कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है कंपनी करने लग गई थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी करने लग गई थी। नवाब जो है वो क्रिमिनल जस्टिस के लिए रह गए थे, बट नॉट फॉर लॉन्ग। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चालू हो गया था 1765 से लेके 1772 का, 1772 तक। बेसिकली यही ड्यूअल सिस्टम था। तो नवाब क्या कर रहे थे, रिटेन कर रहे थे क्रिमिनल जस्टिस को, और कंपनी ने क्या करा, एग्री कर दिया कि भाई 753 लाख रुपीज जो है वो नवाब को देंगे। क्रिमिनल जस्टिस को जो भी मेंटेन करने के लिए खर्चा पानी है वो उनको दिया जाएगा 53 लाख रुपीज पर ईयर। तो इसी सब चीजों के चलते अब यहाँ पे लूप होल क्या है कि जो एक डेप्यूटी नवाब है उसको अपॉइंट करा गया था। अब इसको कंपनी ही तो चूज करेगी और बिना कंपनी की परमिशन के हटा भी नहीं सकते। तो ओवरऑल तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कंपनी ही रूल कर रही है। तो इसी चीज को अपन कहते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम हुआ था। तो कंपनी क्या कर रही थी, हर एक इंपॉर्टेंट चीज को वो जो है कंट्रोल करती थी, और नवाब क्या करता था, एक तरीके से सिंबलिक हेड रह गया था, उसके पास कोई रियल पावर नहीं थी। और ये सब करा जा रहा था कि भाई जो नजर में है वो नवाब रहे, बट एक्चुअल कंट्रोल कंपनी के पास था। तो हर चीज का कंक्लूजन यही है कि नवाब के पास कोई कंट्रोल नहीं था, बट उसके नाम पे सारी चीजें हो रही थी, एंड जो पावर है वो एक्चुअल में कंपनी के पास डिसाइड कर रही थी। वो बस एक फिगर हेड था जो कि रूल कर रहा था बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, जब मुगल एम्परर थे, उन्होंने जब दीवानी राइट्स कंपनी को दिए थे, तो उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दी थी कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू को हैंडल करेगी, सिविल जस्टिस करेगी। और उनके पास लोकल सिस्टम की नॉलेज भी नहीं थी, ना स्टाफ था। तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि कंपनी ने चूज करा कि जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स थे ना, इंडियन ऑफिसर्स, उन्हीं को अपॉइंट करा। मोहम्मद रजा खान को इन मुर्शिदाबाद, रजा सिताब रॉय को इन पटना के अंदर। और यही जो रजा खान थे ना, वही क्या करते थे, क्रिमिनल जस्टिस को भी हैंडल करते थे एज ए नाबी नजीम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीजों के चलते क्या हो रहा था, करप्शन प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, राइज ऑफ करप्शन। करप्शन, अगर इस पूरी स्लाइड से तुम्हें कुछ है तो बेसिकली करप्शन हो रहा था बहुत ज्यादा। ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास कोई पावर थी बट अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उनके पास, इंडियन ऑफिसर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अथॉरिटी नहीं थी। तो ये सब चीजें चल रही थी और बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था। अब लॉर्ड क्लाइव है ना, उन्होंने एक ये स्टेटमेंट भी दिया था, एग्जाम में लिख के आइयो, एग्जामिनर जो है मतलब देखते ही ऐसे खुश हो जाते हैं वो लोग ऐसे। तो ये सब चीजें देखते हुए अब इस स्लाइड के अंदर अगर तुम्हें एक मेन चीज याद रखनी है तो ये ध्यान रखना है कि एक तो करप्शन वाली बात, दूसरी चीज जहां पे भी मैं मुफस्सिल का अगर नाम लूं तो मुफस्सिल क्या है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो जब कंपनी ने जो है दीवानी राइट्स लिए थे ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गए थे किस चीज के लिए, जस्टिस के लिए। बट मुगल सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा था धीरे धीरे, और जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंसी टाउन्स जो है उनके अंदर प्रॉपर कोर्ट सिस्टम भी जो है वो बहुत ज्यादा लैक कर रहा था, और सब चीजें फॉल अपार्ट हो रही थी। कंपनी को अब लीगल सिस्टम की जरूरत थी कि डिस्प्यूट कौन हैंडल करेगा, टैक्स कलेक्शन कौन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन होगा। तो ये सब चीजें चल रही थी, और ये ही रीजन है जिसकी वजह से बिगनिंग ऑफ अदालत सिस्टम हुआ इन 1772। तो ये अभी तक का जो था ना, ये सारा बैकग्राउंड था। अब यहाँ से रियल कहानी चालू होती है कि 1772 के अंदर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपना जुडिशियल प्लान इंट्रोड्यूस करा, और उन्होंने अदालत सिस्टम निकाला इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और यही फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिश ने फॉर्मली एडमिनिस्टर करा जस्टिस कहाँ पर, आउटसाइड कैलकाटा। दो टाइप्स के कोर्ट क्रिएट करे गए थे। फर्स्ट इज दीवानी अदालत, जो
कि सिविल केसेस के लिए होते थे और ये बेस्ड होते थे हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉज पे, और दूसरा फौजदारी अदालत जो कि क्रिमिनल केसेस के लिए होते थे। इंडियन लॉ ऑफिसर्स को भी रखा गया जैसे कि पंडित फॉर हिंदूज एंड काजीज फॉर मुस्लिम, और ये एडवाइस करते थे जजेस को। तो हर चीज का एक इम्पैक्ट होता है, इसका भी इम्पैक्ट था क्या कि जो बंगाल है वो एक लेबोरेटरी बन गया जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए। अब सुनो, जो बंगाल है ना, इसको एज एन मॉडल रखा गया था कि अगर ये वर्क करता है तो इसको एक्सटेंड करेंगे। तो यही चीज हुई कि इसको एक्सटेंड करा गया मद्रास एंड बॉम्बे तक, और इन्हीं कोर्ट्स के चलते मतलब इसने एक ले करा फाउंडेशन किस चीज का, मॉडर्न इंडियन जुडिशरी का, जो आज अपन देखते हैं। और जो रिफॉर्म्स हुए जैसे रिटर्न जजमेंट्स का जो लॉ है, रिकॉर्ड कीपिंग, लीगल प्रोसीजर्स, ये सब, तो इन्हीं सब चीजों के चलते चलते ब्रिटिश ने स्लोली रिप्लेस करना चालू करा ट्रेडिशनल सिस्टम को ओवर टाइम। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। इन नेक्स्ट वीडियो अपन जुडिशियल प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग पढ़ेंगे 1772 बहुत डिटेल में अच्छे से इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।